हाँ जी साहब, कंप्यूटर की कथा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सम्भव जैन और अपन का टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। पिछली क्लास में 20 सवाल तक हो गए थे, 21वें से शुरू करते हैं। असेंबली लैंग्वेज, सवाल देखो, मस्ती से आंसर देखो, वीडियो देखो, रिवाइज करो, काम खत्म करो साहब, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज का जो इस्तेमाल होता है वो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था, ये सवाल पूछा गया है। तो जो हमारी सेकंड जनरेशन आई थी कंप्यूटर की, उसमें हम लोग आ गए थे असेंबली लैंग्वेज को पढ़ने के लिए, शुरू कर दिया था कंप्यूटर ने अपना काम। यानी असेंबली लैंग्वेज सेकंड पीढ़ी यानी दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल होने लगी थी कंप्यूटर के तौर पर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हो गया। जो सेकंड जनरेशन है दोस्तों अपनी कंप्यूटर की, वो 1956-57 से शुरू हुई थी और 1963-64 तक करीब चली थी। और ट्रांजिस्टर का इसमें खूब यूज़ हुआ था। यानी सेकंड जनरेशन तो जो थी कंप्यूटर वाली, वो ट्रांजिस्टर के बेस पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? ट्रांजिस्टर पे। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया है? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया है दोस्तों विलियम शाकली ने। विलियम शाकली, ओके। अच्छा, कई लोग इसकी पीडीएफ के लिए भी परेशान थे, पिछली वीडियो में कमेंट भी किया था। तो जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा, जैसे ये टॉपिक चल रहा है ना इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जैसे ये पहला टॉपिक कंप्लीट होगा मैं पूरी टॉपिक की पीडीएफ आपको दे दूंगा। दूसरा टॉपिक कंप्लीट होगा तो दूसरे टॉपिक की भेज दूंगा टेलीग्राम पे। जो लोग टेलीग्राम से ना जुड़े वो जुड़ जाओ भैया मेरे। तो अपन ने समझ लिया कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल हुई। दूसरी पीढ़ी 1956-57 से शुरू होकर 1963-64 तक चली थी। दूसरी पीढ़ी है वो ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया है विलियम शैकली ने। अगला सवाल दोस्तों, अच्छा इस वक्त जो जनरेशन चल रही है वर्तमान की अगर बात की जाए, तो वर्तमान में कौन सी जनरेशन चल रही है? पाँचवीं, जो किस पे आधारित है? एआई पे आधारित है एक तरीके से, जिसको जीयूआई इंटरफेस भी कहते हैं, ठीक है साहब। यानी जो हमारी पाँचवीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो एआई पर आधारित है। और अगर भाषा पूछी जाए कि पाँचवीं पीढ़ी की भाषा कौन सी है, तो वो है जीयूआई इंटरफेस, ठीक है साहब। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कौन सा ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? यानी इनमें से कौन सा जो है वो कंप्यूटर का प्रकार नहीं है ऑपरेशन के आधार पर? तो जो हमारे घर में टीवी होती है, टीवी भैया मेरे, तुम्हारे घर में वही टीवी हत्या हत्या कि ना आते तो टीवी का जो रिमोट होता है उसका ऑपरेशन तो हमारे मम्मी पापा ही कर देते हैं, एकदम पटक पटक के अपने आप चालू हो जाएगा। तो जब रिमोट का ऑपरेशन हमारे मम्मी पापा कर देते हैं तो रिमोट जो है वो कंप्यूटर का प्रकार कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार कौन नहीं है? रिमोट नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा रिमोट। रिमोट जो है वो ऑपरेशन के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं होता, ठीक है साहब। तो ये हो गया, आपने आंसर समझ लिया, ओके। अगला सवाल, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? ये बहुत सिंपल सवाल है, चार्ल्स बेबेज, इसमें तो खोपड़ी नहीं लगानी। अगला, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किसके प्रयोग पर आधारित थे? उसमें किसका प्रयोग किया जाता था? जैसे अभी मैंने बताया कि जो दूसरी पीढ़ी थी वो ट्रांजिस्टर पर चली। और पूछा गया है पहली पीढ़ी किस पर चलती थी, तो पहली पीढ़ी चलती थी दोस्तों वैक्यूम ट्यूब पर। जो वैक्यूम ट्यूब है उस पर चलती थी पहली पीढ़ी, ओके। तो पहली पीढ़ी है वो वैक्यूम ट्यूब्स पे चली थी, ओके। पहली पीढ़ी में एक कंप्यूटर बना था, उसको कहते थे एनियक। एनियक जो कंप्यूटर है वो पहली पीढ़ी में बना था, ओके। तो ये भी आपने समझ लिया। अगला सवाल, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? ये तो अभी मैंने बताया था, ट्रांजिस्टर्स पर आधारित थी। ये लिखा ना ट्रांजिस्टर, इसको हिंदी में कहते हैं प्रथनक। दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। अगला, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम था प्रत्युष, ये किस आईआईएम में स्थापित किया गया था? जो आईआईटीएम है, कौन से आईआईटीएम में प्रत्युष नाम का सुपर कंप्यूटर लगा था? वो लगा था दोस्तों पुणे में। पुणे में है अपना आईआईटीएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल, ऐसे कुछ होता है, ट्रॉपिकल एंड मेट्रोलॉजिकल, ऐसे कुछ इंग्लिश कहते हैं इसको, हिंदी से लगी हुई है, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो ये पड़ता है अपना पुणे में। तो जो इंडिया में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है उसका नाम था प्रत्युष, और प्रत्युष लगा था कहाँ पे? पुणे में, ठीक है साहब। इसकी जो सबसे ज़्यादा जो क्षमता थी इसकी, ये जो प्रत्युष है इसकी जो क्षमता अगर बात की जाए, इसकी जो क्षमता कितनी थी, क्योंकि शक्तिशाली है, तो इसकी जो क्षमता थी वो थी 6.8 पेटाफ्लॉप्स। 6.8 पेटाफ्लॉप्स, ये लिखा है ना, इसकी क्षमता 6.8 पेटाफ्लॉप्स है, ओके। तो ये भी आपने क्षमता भी समझ ली। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो ये सवाल दोस्तों अब आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि ये सवाल PYQ था। PYQ 2018 में ये पूछा गया था। उस वक्त जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था वो प्रत्युष था। कौन सा था? प्रत्युष। जो उस वक्त की बात है तब प्रत्युष था। अब ये बदल गया है, अब जो है वो सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि नाम का है, वो अभी सबसे तेज़ है। ये बदलते रहते हैं, अभी कुछ और बदल जाएगा, कोई और बदल जाएगा, हो सकता है अब और बदल गया हो। अभी तो इसमें लिखा है कि सबसे तेज़ सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है, हो सकता है और बदल गया हो। तो ये जब आपका एग्ज़ाम हो, जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जाओ, तो उस वक्त कौन सा तेज़ सबसे चल रहा है वो आप देख लिया करो इंटरनेट से। अगला, कौन इच्छानुसार डेटा को स्टोर, प्रोसेस और पुनः प्राप्त कर सकता है? यार इच्छा के हिसाब से चल रही, बताओ। काश कि ये इच्छा शक्ति हमें भी मिल जाए कि हम भी डेटा को स्टोर कर लें, अपनी इच्छा के हिसाब से प्रोसेस कर लें और फिर से प्राप्त कर लें। लेकिन बात मैं डेटा की नहीं कर रहा है ना, लपेटा की कर रहा हूँ। तो कुल मिला के डेटा को अपनी इच्छा से प्रोसेस करना, स्टोर करना और पुनः प्राप्त करने की जो शक्ति है ना, वो किसे होती है? कंप्यूटर की। कंप्यूटर इसका सही जवाब है। कंप्यूटर अपने हिसाब से डेटा को स्टोर वगैरह कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है, रिकॉल कर लेता है। ये सारी चीज़ें होती है कंप्यूटर की पावर। अगला, ये सवाल फिर से आ गया सिंपल सा। ये देखो दोस्तों, PYQs की है ना, इसमें कई सारे, तो PYQ लॉट फेयर के रिपीट भी हो जाते हैं। कंप्यूटर का जनक पूछा है, चार्ल्स बेबेज इसका आंसर है। सिंपल, कोई दिमाग ही नहीं लगाना। अगला, अगला सवाल अच्छा है। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? यानी कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिन्होंने कंप्यूटर बनाने का ट्राई किया? यानी यूनिवर्सिटी ऐसी कौन सी थी जिसने कंप्यूटर बनाने का ट्राई किया? और वो यूनिवर्सिटी दोस्तों आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी। आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी थी जिसने कंप्यूटर बनाने का ट्राई किया। दो दो इसके स्टूडेंट थे, कौन कौन से थे उनका नाम है दोस्तों? एक का नाम है एटना सॉफ, यहाँ के छात्र हैं ये। एक का नाम है एटना सॉफ और एक का नाम है क्लीफोर्ड बेरी। क्लीफोर्ड बेरी, ये दोनों लोग थे। क्या नाम हो गया? एटना सॉफ और क्लीफोर्ड बेरी। इन्होंने बनाया सबसे बढ़िया कंप्यूटर। यूनिवर्सिटी के तौर पे बात हो रही है, विश्वविद्यालय के तौर पे। इन्होंने बना दिया एक बढ़िया सा कंप्यूटर। उस कंप्यूटर का नाम रखा इन्होंने ABC। ABC कंप्यूटर था जिसका नाम था, ए से देखो एटना सॉफ, बी से बेरी और सी से कंप्यूटर। समझ गए? इसलिए नाम रखा गया था ABC। ए से हो गया एटना सॉफ, बी से बेरी, सी से कंप्यूटर। इसीलिए इस आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों एटनासॉफ और बेरी ने जो कंप्यूटर बनाया, वो पहला कंप्यूटर था जो किसी यूनिवर्सिटी ने बना के दिया हो। उसका नाम रखा गया था ABC, एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर। समझ गए? अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब धीरे धीरे आपको अच्छे सवाल मिलेंगे। अगला सवाल दोस्तों मैचिंग का है। एक तरफ लिखा है कि जैसे अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर्स, ये सब चीज़ लिखी हैं। यानी कुल मिला के एक तरफ लिखी हुई है कंप्यूटर के नाम और दूसरी तरफ लिखी है उसकी क्षमताओं के बारे में कि 64 KB स्टोर कर सकता है, 70 पाउंड का होता है। कुल मिला के एक तरफ कंप्यूटर के अपोलो के वर्जन है और दूसरी तरफ है क्षमताएँ उसकी। हमें मैच करना है, तो हम सबसे पहले सही लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि अगर इसी में हम खोपड़ी चलाएँगे तो हमें याद नहीं होगा। हम एग्जैक्टली वो देखते हैं जो रियल है। देखो सबसे पहले होता है अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, AGC। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर ये 70 पाउंड का होता है। देखो भैया, गाइड करना है तो 70 पाउंड का होगा और ये 1 घन फुट के लगभग इसका वॉल्यूम होता है, इसका आयतन होता है। यानी अपोलो में जो गाइडेंस वाला है, वो गाइड करने के लिए कितने रुपए लग रहे हैं? 70 पाउंड। जो गाइड कर रहा है तो 70 रुपया लग रहे हैं साहब। गाइड करने कितने पैसे लग रहे हैं? 70 रुपया। ठीक है, तो कुल मिला के 70 से आपको याद हो गया। इसी अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर की भंडारण क्षमता कितनी है? ये एक सेम कंप्यूटर है, AGC ही है, ये भी AGC है, ये भी AGC है। अगर AGC को गाइडेंस कंप्यूटर का वजन पूछा जाए तो 70 पाउंड, आयतन पूछा जाए तो 1 घन फुट। क्लियर? और अगर भंडारण क्षमता पूछी जाए तो 64 KB, 64 किलोबाइट। समझ गए? यानी अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, इसका वजन कितना पूछ हो गया? वजन हो गया इसका 70 पाउंड। क्लियर? इसका आयतन कितना हो गया? बार बार मैं तो लिखवा के याद कराता हूँ। आयतन कितना है इसका? 1 घन फुट। 1 घन फुट। इसकी क्षमता कितनी हो गई भंडार करने की? इसकी जो भंडार क्षमता है वो कितनी हो गई? वो हो गई 64 किलोबाइट। एक एक चीज़ समझ में आ रही है? अगर इसी के बारे में AGC की प्रसंस्करण शक्ति यानी प्रोसेसिंग पावर पूछी जाए
वो कितनी होती है? तो जो आधुनिक जो कंप्यूटर बन के आ रहे हैं उसकी तुलना में ये थोड़ी कम होती है, सीमित होती है। यानी जो हमारे एजीसी है वो उसकी क्षमता आधुनिक क्षमता से कम होती है। आधुनिक जो मॉडर्न चीज़ें ज़्यादा एक्टिव होके आ रही हैं, जो एजीसी तो लिबर लिबर करने वाले हो गए पुराने वाले। ओके साहब, जो आधुनिक लैपटॉप है हमारा वो माइक्रो प्रोसेसर से चलता है, उसमें उच्च क्षमता होती है। एजीसी हो गया पुराना। ओके साहब, अब हम देखो मैचिंग से आंसर निकाल लेंगे, सिंपल। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, इसका इसकी वो कितनी है वजन, इसका वजन हो गया ये, कितनी हो गई, वजन कितना हो गया इसका, 70 पाउंड हो गया, आयतन 1 फुट हो गया। इसकी भंडारण क्षमता कितनी है, भंडारण क्षमता है ये वाली 64 किलोबाइट ये स्टोर करता है। इसकी अगर प्रसंस्करण शक्ति है वो कम है, आधुनिक मानकों की तुलना में इसकी कम है। और आधुनिक जो लैपटॉप्स चलते हैं वो चलते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स के आधार पर। तो इस तरीके से आपने इसका मैचिंग निकाल ली। कुल मिला के आपको याद होना चाहिए ना, याद करना ज़रूरी है, बार बार याद करोगे काम हो जाएगा। अगला सवाल, डिजिटल रूप में सूचना संग्रहित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अगर मान लो आपको अपनी किसी महबूबा या महबूब की इंफॉर्मेशन डिजिटली मतलब स्टोर करके रखनी है, तो आप इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे? बताओ बताओ बताओ, खुद सोचो। आपको फ़ोटो चिपकानी है अपनी उनकी, तो लैपटॉप लोगे कि टाइपराइटर लोगे? खुद सोचो ना, है कि नहीं? तो लैपटॉप इसका सही जवाब है। डिजिटली अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन जब एक साथ संग्रहित करते हैं तो लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है साहब। अगला, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? यार सीधी सीधी बात है, ये सारे सवाल PYQ हैं, इसलिए कुछ सवाल आपको सरल लग रहे होंगे, कुछ सवाल आपको सरल लगेंगे, हालांकि PYQ है इसलिए हमने कोई भी PYQ छोड़ा नहीं है। तो सरल सवाल आने पे ये मत बोला करो कि यार ये तो बच्चों वाली सवाल है। इसमें कभी अभी आगे बढ़ोगे ना तो बाप वाले सवाल भी मिलेंगे, कुछ सवाल सरल होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। तो प्राथमिक उद्देश्य क्या हो जाता है कंप्यूटर का? ये सिंपल है कि डेटा का भंडार करना है, प्रोसेस करना है और पुनर्प्राप्ति करनी है। यानी स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए और रिट्रीवल के लिए डेटा के रिट्रीवल के लिए इसका यूज़ होता है। तो ये सिंपल सवाल था। अगला, अब यहाँ पर ये सारी तरफ से अब एक साथ आ गई। कंप्यूटर की एक तरफ सारी पीढ़ियाँ दी हुई हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी, और दूसरी तरफ दी है कि ये किस पर आधारित थी। तो पहली पीढ़ी तो आप जानते ही हो साहब, पहली पीढ़ी दोस्तों आधारित थी सीधे सीधे वैक्यूम ट्यूब पर। पहली पीढ़ी आधारित थी वैक्यूम ट्यूब पर। ओके, दूसरी जो पीढ़ी आधारित थी वो थी ट्रांजिस्टर पे। तीसरी जो पीढ़ी है वो इंटीग्रेटेड चिप्स यानी IC चिप्स जिसे कहते हैं उस पर आधारित है। और चौथी पीढ़ी है जो है वो है माइक्रो प्रोसेसर पे आधारित है। और पांचवी जो पीढ़ी आ रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है। ये सिंपल सवाल था जो आपको पता होगा। अगला अगला सवाल अच्छा है, कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं? यानी कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो रियल संख्याओं से निपटता है और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त करता है। गिनती में समस्या का उत्तर दे देता है और वास्तविक संख्याओं से वो निपट लेता है। वो ऐसा कौन सा कंप्यूटर जो संख्याओं की प्रॉब्लम्स, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करता है। और ऐसे कंप्यूटर होते हैं दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का जो रोल होता है वो संख्याओं से निपटने के लिए होता है, न्यूमेरिकल्स से निपटने के लिए होता है। ओके साहब, ये भी आपने समझ लिया। अगला, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य मेमोरी डिवाइस क्या थी? जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर इस्तेमाल हुए थे उसमें मुख्य मेमोरी डिवाइस जो लगा था वो कौन सा लगा था? और वो लगा था दोस्तों मैग्नेट, चुंबक। अरे चुंबक लग गई थी भैया, तब तो चुंबक चले। बात पुराने ज़माने की है, चुंबक ही लगा है हमारी है कि नहीं? तो मैग्नेटिक ड्रम्स यानी चुंबकीय ड्रम लगे थे पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। वैक्यूम ट्यूब वो 3 इडियट्स पिक्चर देखी तुमने? 3 इडियट्स, आमिर खान वाली 3 इडियट्स। उसमें वो लास्ट टाइम पे जो प्रेगनेंसी डिलीवरी होती है वैक्यूम ट्यूब पे ही तो कर देते हैं वो लोग। तो वैक्यूम ट्यूब पे पहली पीढ़ी का वो आधारित था जिसमें चुंबकीय ड्रम लगा हुआ था। अगला, कंप्यूटर सिस्टम के 2 मुख्य घटक क्या हैं? कंप्यूटर सिस्टम के 2 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। 2 ही चीज़ों पर कंप्यूटर चलता है। कंप्यूटर में चीज़ें एक होती हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ होती है जो हमें दिखती है, जो चीज़ हमें दिख रही है, जिसे हम छू सकते हैं। जैसे
CPU हम छू सकते हैं, मॉनिटर हम छू सकते हैं, माउस छू सकते हैं। वो जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं वो होती है हार्डवेयर। और जो चीज़ सॉफ्टवेयर है, दूसरी चीज़ होती है सॉफ्टवेयर, इसको हम छू नहीं सकते। ये हमें मतलब एक अंदर की ये व्यवस्था है, ये बाहर की व्यवस्था है, ये दोनों के दोनों कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट होते हैं। क्लियर है साहब? अगला, 1981 में कंप्यूटर के इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? क्या हुआ था 1981 में, ये पूछा जा रहा है। 1981 में क्या हुआ था? तो 1981 में दोस्तों ये हुआ था कि एक कंपनी है IBM नाम की, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया था, PC बनाया था। और ये बात है 1981 की। इसीलिए 1981 में जो घटना मानी जाती है वो मानी जाती है कि IBM ने PC को इंट्रो कराया था पूरी दुनिया से। IBM द्वारा PC यानी पर्सनल कंप्यूटर का प्रस्तुतिकरण किया गया था। कब? 1981 में। तो IBM क्या है? IBM एक बहुत फेमस कंपनी है कंप्यूटर से जुड़ी हुई, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। मेरी यार इंग्लिश की थोड़ी स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए तो गलत मत समझना, इंग्लिश में बहुत निगंट चूतिया आदमी हूँ मैं नहीं, मुझे अंग्रेजी का काला अक्षर भैंस बराबर है अपने लिए। आगे दोस्तों अगला, ये सवाल अच्छा है, बाइनरी संख्या को दशमलव में बदलो। अब मैं दोस्तों आपको क्लियर बता रहा हूँ पहले ही कि ये जितने भी न्यूमेरिकल सवाल हैं, इस संख्या को उसमें बदलो, इसमें बदलो, इसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अलग से वीडियोज़ दिए हैं। आप उन वीडियोज़ को देख लो, प्लेलिस्ट में देख लेना, नहीं तो थोड़ा बैक जाना, नहीं तो मैं यूट्यूब पे फिर से टेलीग्राम पे लिंक डाल दूँगा। ये इतना सारा सॉल्व कराने में थोड़ा टाइम जाएगा और मैं ये सारी चीज़ें करा चुका हूँ, तो आप लोग इन वीडियोज़ को देख सकते हो, मैंने डाली हुई हैं अपनी यूट्यूब पे। फलाने को इस वाली को इसमें बदलो, उसमें बदलो, सब हो चुका है ये। तो गणित के सवाल अपन इसमें नहीं करेंगे, वो मैं करा चुका हूँ। जो थोड़ी टेक्निकल चीज़ लगेगी वो मैं ज़रूर कराऊँगा। तो ये 40 सवाल तक थे, इसको इसमें बदलो। अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, कुल मिला के कुछ सवाल और रह गए, वो मैं करा दे रहा हूँ, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो मेन तो वो MCQs हैं वो देखेंगे। न्यूमेरिकल वाले हम करा चुके हैं पहले से ही। इसमें सवाल है अगला, कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? जो कंप्यूटर है हमारा, उसमें डेटा किस रूप में स्टोरेज होता है? तो जो अपना कंप्यूटर होता है वो बाइनरी लेवल पर काम करता है, इसलिए कंप्यूटर में जितना डेटा जाएगा वो बाइनरी सिस्टम पे चलता है। बाइनरी में 2 तरह के डिजिट होते हैं। बाइनरी एक संख्या प्रणाली है जिसमें 0 और 1, ये 2 सिस्टम काम करते हैं, एक 0 का एक 1 का। बाइनरी में 0 और 1 नाम के ये 2 सिस्टम काम करते हैं, 0 और 1। हमारा कंप्यूटर बाइनरी पर काम करता है। अगला, माउस का आविष्कार किसने किया? माउस का आविष्कार हमारे पिताजी ने तो किया नहीं था, किया था डगलस एंजलबर्ट ने। किसने किया है? डगलस एंजलबर्ट। ये एक व्यक्ति हैं जिनकी बारे में आप नहीं शायद जानते होंगे। डगलस एंजलबर्ट नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने माउस का आविष्कार किया था। यह आविष्कार दोस्तों इन्होंने किया है 1960 में। ईयर भी इम्पोर्टेंट है इसकी, 1960 में इसका आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ट ने। लेकिन इसका जो पेटेंट है वो कराया गया था 1970 में। कब कराया गया था? 1970 में। यानी कंप्यूटर माउस का जो आविष्कार हुआ है वो हुआ है 1960 में, और इसका जो पेटेंट हुआ है वो हुआ है 1970 में। क्लियर साहब? लेकिन इसका जो पहला प्रयोग हो पाया वो कब हुआ है माउस का? ये सारे सवाल आ चुके हैं। पहला प्रयोग हुआ है 1973 में, ठीक, 1973 में। एक एक चीज़ समझ में आ रही है? माउस का आविष्कार किया एंजलबर्ट ने, कब किया? 1960 में। पेटेंट कब मिला? 1970 में। प्रयोग कब मिला? 1973 में। एक एक चीज़ समझ में आ गई? अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो वही सारी चीज़ें जोड़ घटाओ, ये सारे न्यूमेरिकल है, इसके वीडियो में बना चुका हूँ, और कुछ और लगेगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। ओके, वही सारी चीज़ें ना, इनको जोड़ो, इनको घटाओ, ये सब सारी चीज़ें न्यूमेरिकल्स में हैं जो अलग से कराई जाएंगी। ठीक, जैसे अब ये सवाल है, बाइनरी संख्या प्रणाली को यह भी कहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि बाइनरी जो संख्या प्रणाली है वो 2 आधार पर काम करती है, 0 और 1, यानी इसमें एक ये और एक ये, कुल मिला के 2 सिस्टम होते हैं। तो बाइनरी संख्या प्रणाली हमारी बेस 2 संख्या प्रणाली है, क्योंकि इसमें 2 बेस हैं, एक 0 और एक 1। तो ये 2 बेस हो गए ना, 0 और 1, इसलिए बेस 2 सिस्टम कहा जाता है इसको। ठीक है, अगला सवाल भी है कि बाइनरी नंबर प्रणाली में प्रयुक्त किए जाने वाले
विशिष्ट प्रतीकों की संख्या क्या है? तो वही 0 और 1 होते हैं, 2 ही संख्या है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 0 और 1। अगला, ये सवाल अच्छा है दोस्तों, इसको देखो, ये न्यूमेरिकल है लेकिन मैं इसको यहाँ कराऊंगा। ये सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल है। सभी 26 अक्षरों, जो 26 तो अक्षर हो गए, ठीक है, 10 प्रतीकों प्लस 10 प्रतीक हो गए और 10 संख्याओं यानी प्लस 10 संख्याएं हो गई, इनको इनकोड करने के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है? यानी 26 प्रतीक थे तो 26 लिखा, फिर 10 संख्याएं थी तो 10 और लिख दिया, और 10 प्रतीक हैं तो ये 10 लिख दिया, यानी टोटल जोड़ दोगे 26 और 10 36 और 10 ये कितने हो गए? 46 हो गए। अब ये बात सवाल कह रहा है कि हमें कितने बिट की ज़रूरत है जब हम 46 को इनकोड करेंगे। तो ये एक न्यूमेरिकल है, ये कैसे होता है देखो समझो। आपको सिंपली 2 लिखना है, 2 की पावर आप 1 लिखो, मतलब कुल मिला के 2 लिखो, इधर अपना 46 लिखो। जैसे ही 2 की पावर आप लगाते चलो, पहले 1 लगाना, फिर 2 लगाना, 3 लगाना, एक एक करके लगाएंगे। जैसे ये पूरा 2 की पावर का आंसर 46 से ज़्यादा हो जाएगा, उतना ही ये आंसर निकल आता है। जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ, करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हमारा 46 पे हमें पहुँचना है, 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 2 हो गया। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 यानी 4 हो गया। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है कितना? 16। 2 की पावर 5 का मतलब कितना है? 32। 2 की पावर 6 का मतलब क्या है? 64। बस अब आपका आंसर निकलना है। देखो हमें 46 तक पहुंचना था, तो ये जब 2 की पावर 1 करी तो 2 पे ही पहुंच पाए हम, हमें पहुंचना 46 पे, तो ये कहा साहब ये काम ख़त्म इसका। फिर हमें 2 की पावर 2 करी तो हम पहुंच पाए 2 की पावर 2 से 4 पे, हमें पहुंचना 46 पे था, तो ये भी काम ख़त्म। जैसे ही हम 46 पे पहुंच जाएंगे वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम 2 की पावर 3 पे पहुंचे, 3 पे पहुंचे तो आंसर आया 8, पहुंचना 46 पे, तो यानी अभी भी बात नहीं बन रही, तो इसको भी ख़त्म किया। फिर हमें 2 की पावर 4 पे आए, 4 का मतलब 16, हमें पहुंचना 46 पे, तो अभी भी काम ख़त्म, तो ये भी ख़त्म करो। फिर हम 2 की पावर 5 पे आए, 5 का मतलब है 32, हमें पहुंचना 46 पे, तो ये भी काम ख़त्म। अब हम आए 2 की पावर 6 पे, 2 की पावर 6 होते ही आंसर हुआ 64, हमें पहुंचना कहाँ था? 46 पे, पहुंचना था 46 पे, पहुंच गए 64 पे, यानी हम आगे निकल गए। जैसे ही हम 46 से आगे निकल जाएंगे तो जो ये हमारी 2 की पावर है बस वही उसका आंसर हो जाता है। 2 की पावर कितनी है? 6, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये 6, आंसर क्या हो जाएगा? इधर क्या लिखा है? 6। इस तरह से ये बिट निकाली जाती हैं। जब भी आपका सवाल आए कि इतने के लिए कितने बिट की ज़रूरत होगी, तो ये 2 की पावर करनी पड़ेगी। ये 26 थे, 10 10 इसको जोड़ के 46 कर लिया, 46 के बाद हम 2 की पावर लगाते चले गए। जैसे ही 2 की पावर इस संख्या से ऊपर पहुंचेगी तो जो पावर होगी वही उसका आंसर हो जाएगा, 6 इसका आंसर हो गया। समझ गए? एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला सवाल, अब देखो कठिन सवाल आने लगे ना, मैंने बताया था जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेगा वैसे वैसे सवाल बढ़ेंगे। भाई साहब मस्ती से चीज़ें करो, वीडियोस को 1-2 बार देख लोगे बैठ जाएगा। मैं कह रहा हूँ बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो मैं कोई कंप्यूटर का प्रोफेसर तो बनना नहीं है। अगला सवाल, डि मॉर्गन का द्वितीय प्रमेय कहता है कि, एक कंप्यूटर के साइंटिस्ट हुए हैं, उनका नाम है डि मॉर्गन। इन्होंने डि मॉर्गन ने 2 प्रमेय दी हैं, एक दी है पहली प्रमेय, एक दी है दूसरी प्रमेय। दूसरी, तो सवाल दूसरी प्रमेय को लेके है कि डि मॉर्गन की दूसरी थ्योरी, प्रमेय का मतलब होता है थ्योरी, डि मॉर्गन की दूसरी थ्योरी कहती है कि एक जो नंड गेट है, नंड, नैंड मतलब NAND, नैंड है कि नहीं, जो नैंड गेट है वो किस गेट के बराबर होता है। यानी कि इस सेकंड थ्योरी के हिसाब से जो नैंड गेट है वो किस और दूसरे गेट के बराबर होता है, और वो होता है दोस्तों और गेट के बराबर। यानी NAND का जो गेट है वो और गेट के बराबर होता है इनकी थ्योरी के हिसाब से। तो नैंड गेट और गेट तुल्य होते हैं एक दूसरे के, वो होते हैं इनकी सेकंड थ्योरी के हिसाब से। ओके, तो सेकंड थ्योरी कहती है कि नैंड गेट और गेट बराबर है। और पहली थ्योरी क्या कहती है? पहली थ्योरी भी तो देख लो, पहली थ्योरी क्या कहती है? पहली थ्योरी ये कहती है
कि जो नॉर गेट है वो और गेट के बराबर होती है। समझ गए? यानी डिमॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने दो थ्योरी दी, एक पहली थ्योरी और एक दूसरी थ्योरी। पहली थ्योरी ये कहती है कि नॉर गेट और ये नॉर गेट और एंड गेट, ये और लिख गया गलती से, एंड गेट, नॉर गेट और एंड गेट ये इक्वल होते हैं पहली थ्योरी के हिसाब से। और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि नैंड गेट और गेट बराबर होते हैं। तो सवाल नैंड गेट के लिए था कि नैंड गेट दूसरी थ्योरी के लिए, दूसरी थ्योरी के हिसाब से नैंड गेट और कौन सा गेट बराबर है, तो नैंड गेट और गेट बराबर है। ठीक है। और जो पहली थ्योरी है वो ये कहती है कि नॉर गेट और एंड गेट बराबर है। ये दोनों बराबर माने जाते हैं किनके हिसाब से, डी मॉर्गन की थ्योरी के हिसाब से। ठीक है साहब। ये अगला सवाल। अब ये सवाल देखो तगड़े हैं। एक संख्या बड़ी बड़ी दिख रही है आपको, ये बहुत हैवी सवाल है, इतनी बड़ी संख्या लिखी है, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है कि इस संख्या का 1s कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होता है। अब 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, कैसे निकलेगा समझा रहा हूँ। जो संख्या लिखी है वो संख्या लिख लो पहले। क्या लिखी है? 0000। 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमने सेम संख्या लिखी, जीरो। ये देखो जैसे ये संख्या लिखी है ना पूरी, इसी को हम लिखते हैं पहले, फिर निकलेगा 0000 1 1 1 1 1 0010 और 1101। यही तो लिखा हुआ है ऊपर, सेम लिखा है ना, 0000 111110 ओके। अब आपको जब 1s कॉम्प्लीमेंट में किसी संख्या को बदलना है तो कुछ नहीं करना होता, जहाँ 0 लिखा है वहाँ 1 लिख दो, जहाँ 0 लिखा है वहाँ 1 लिख दो, जहाँ 0 लिखा है वहाँ 1 लिख दो, जहाँ 0 लिखा है वहाँ 1 लिख दो। अब ये देखो, जहाँ 1 लिखा है वहाँ 0 लिख दो, 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 जहाँ 0 लिखा है वहाँ 1 लिख दो, जहाँ 0 लिखा है वहाँ 1 लिख दो, जहाँ 1 लिखा है वहाँ 0 लिख दो, जहाँ 0 लिखा है वहाँ 1 लिख दो। यानी कि जहाँ 0 लिखा है उसकी जगह 1 लिख दो और जहाँ 1 लिखा है उसकी जगह 0 लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। 1s कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 लिख देते हैं, सीधे सीधे इसका आंसर आ जाता है। 1 लिखा था 0 लिख दो, 1 लिखा है 0 लिख दो, 0 लिखा है 1 लिख दो, 1 लिखा है 0 लिख दो, आंसर आ गया 1111 0000। कहाँ है आंसर? 1111 0000 11101 0 अब कुल मिला के आंसर आपने निकाल लिया। जो है ये है कि 0 की जगह 1 लिखना था, 1 लिखना था 0 की जगह, 0 की जगह 1 लिख दो, 1 की जगह 0 लिख दो। ऐसे आप क्या निकाल लोगे? 1s कॉम्प्लीमेंट। अच्छे सवाल आ रहे हैं ना, धीरे 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 अच्छे सवाल आएंगे। अगला सवाल, जो CPU होता है उसकी मूल संगणना इकाई को क्या कहते हैं? मतलब जो CPU हमारा, उसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और उसकी जो बेसिकली कैलकुलेटिंग यूनिट है उसको कहा जाता है कोर। CPU की बेसिक कैलकुलेटिंग यूनिट्स को कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। ठीक है साहब। अगला सवाल, जब भी कोई प्रक्रिया रेडी अवस्था में होती है तो इसका अर्थ क्या होता है? जैसे ही तुम रेडी हो, आई एम रेडी, आर यू रेडी? यस आई एम रेडी, यू आर रेडी, यस वी आर रेडी, वी बोथ आर रेडी, है कि नहीं? जैसे ही हम दोनों तैयार होते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है जाने मन? है कि नहीं? तो अर्थ ये होता है कि आन मिलो सजना, है कि नहीं? कि जैसे ही हम रेडी हैं, मतलब कोई भी प्रक्रिया रेडी है, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ यही होता है कि अब साहब काम शुरू करो, प्रक्रिया निष्पादित होने के लिए रेडी है। समझ रहे हो कौन सी प्रक्रिया? लेकिन लेकिन CPU आवंटित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब हम सब रेडी हैं, बस शादी होना बाकी है कि नहीं? CPU मतलब जैसे प्रक्रिया प्रोसेस है वो रेडी के लिए, कंप्यूटर पूरा रेडी है, CPU को बस कमांड देनी है आपको कि आप करो साहब, तो प्रक्रिया एकदम रेडी होती है। इसका अर्थ ये है, यानी जब कोई प्रक्रिया रेडी है तो इसका अर्थ ये होता है कि प्रोसेस पूरा होने के लिए तैयार है, रेडी है, बस CPU को आपकी कमांड की वेट है। ये इसका होता है अर्थ। ओके, प्रक्रिया रेडी होने के लिए तैयार है, CPU वेट कर रहा है, ये इसका मीनिंग होता है। आखिरी सवाल इस टॉपिक का वो है मेमोरी डेटा रजिस्टर से रिलेटेड। MDR का जो MDR होता है, मेमोरी डेटा रजिस्टर, वो क्या रखता है, उसके अंदर क्या होता है? तो जो मेमोरी डेटा रजिस्टर होता है उसके अंदर दोस्तों होता है उस मेमोरी में जुड़ा हुआ पूरा सब कुछ, जो स्टोरेज है
वो उस मेमोरी में होता है। जैसे मेमोरी है हमारी, मेमोरी उसका पूरा डेटा इस रजिस्टर में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी में संग्रहित या पुनर्प्राप्त किया जा रहा मान। मान मतलब उसके अंदर जो भी वैल्यू है उस डेटा रजिस्टर में वो एक साथ इकट्ठी हो जाएगी। वो नाम ही इसका यही है, मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी डेटा रजिस्टर में क्या होगा, मेमोरी से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, सीपीयू वीपीयू थोड़े होगा। तो सिंपल इसका आंसर है, दिमाग लगाना ही नहीं है। इस तरह से दोस्तों ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी वीडियो आप 2-3 बार देख लोगे तो चलते फिरते देख लो, आधा घंटा आपको लगेगा यार, 1.5 की स्पीड में देख लेना। सुनी सुनाई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। बाकी इसका पीडीएफ भी मैं, ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं वो भी टेलीग्राम पर डालूंगा। धीरे धीरे हमारे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी टॉपिक सरल चल रहे हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर की क्लास आगे बढ़ेगी टॉपिक्स कठिन भी आएंगे। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।